नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं टॉप 20 क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जो इनसे ही रिलेटेड हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस फोर्स, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, सीटेट, यूपी टेट, आरटेट, एचटेट, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, लैंड पटवारी, यूपी लेखपाल, डीआरडीओ, एमटीएस आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो और 5 सेकंड के बाद हम आपको आंसर बता देंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में आप हमें बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कितने सही किए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। दोस्तों, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? जी हाँ, मनुष्य आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 150 डिग्री तक। जी हाँ, मनुष्य 150 डिग्री तक देख सकता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं, लेकिन नहीं, वो गलत आंसर है। अगर हम अपनी आंख से ऊपर से नीचे तक देखने की कोशिश करेंगे तो केवल 150 डिग्री तक ही देख सकते हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन हो रहा है, आंखों का जो सफेद हिस्सा होता है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। जो आंखों का सफेद हिस्सा होता है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। और एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि मनुष्य के शरीर में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें ब्लड नहीं है? जी हाँ, खून नहीं है। तो वो है कॉर्निया, जो कि आंख के अंदर ही होता है। तो दोस्तों, यहां हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बंदर में कितने गुणसूत्र क्रोमोजोम पाए जाते हैं? जी हाँ, बंदर में कितने गुणसूत्र और क्रोमोजोम पाए जाते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बंदर में पाए जाते हैं 42 क्रोमोजोम। जी हाँ, सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से कुछ क्वेश्चन और निकल के आते हैं जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे बात थी बंदर की कि बंदर में कितने गुणसूत्र है। जी हाँ, बंदर में 42 गुणसूत्र होते हैं। अब बात की जाए अगर मनुष्य की, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। और उसके अलावा चूहा और टमाटर, जी हाँ, चूहा और टमाटर में 40 गुणसूत्र होते हैं। इसी प्रकार गोरिल्ला, चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र होते हैं। बिल्ली, शेर और टाइगर में 38 गुणसूत्र होते हैं। हाथी में 56 गुणसूत्र होते हैं। मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं। गाय और बकरी में 60 गुणसूत्र होते हैं। तो यहां से भी 4-5 क्वेश्चन निकल के आए हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनी होती है? जी हाँ, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनी होती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आंसर है यहाँ पे हमारा 3 परत। जी हाँ, 3 परत से मनुष्य की आंख बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। दोस्तों, 3 परत से बनी होती है। उन तीनों परतों को बोलते क्या क्या है? सबसे ऊपर वाली परत को बोलते हैं आउटर लाइन, आउटर लेयर, जो कि स्क्लेरा का बना होता है। दूसरी परत होती है क्रोइड, जहां खून और ऑक्सीजन पाई जाती है। और तीसरी परत होती है रेटिना, जिसे हिंदी में हम दृष्टिपटल बोलते हैं। तो यहाँ था हमारा मनुष्य की कितने परत की मिलकर बनी होती है? 3। ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रडार की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जी हाँ, रडार की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त तीनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, रॉबर्ट वाटसन, वाट, हेनरी हर्ट्ज, लियो सी युंग, ये तीनों वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने रडार की खोज की। क्योंकि रडार की कई प्रकार होती हैं। जहां कुछ दिन पहले की बात करूं तो एसएससी में ये क्वेश्चन आया था, तो वहां था इसका आंसर था रॉबर्ट वाटसन वाट। जी हाँ, रॉबर्ट वाटसन वाट। और अगर वही बात करूं गूगल या विकीपीडिया पे अगर आप सर्च करते हो कि रडार की खोज किसने की थी, तो वो हेनरी हर्ट वहां पे हमारे शो करेगा। जी हाँ, और अगर कुछ दिन पहले ही रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, तो वहां इसका आंसर था लियो सिंगियो। तो इसका मतलब ये कि रडार की खोज किस वैज्ञानिक की थी, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आता है और अगर तीनों ऑप्शन दिए हों तो हम उपयोग तीनों पे ही क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, और रडार की फुल फॉर्म क्या होती है सर? एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है, रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। जी हाँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग रडार की फुल फॉर्म होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? जी हाँ, विद्युत धारा की इकाई क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कीजिए।
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? जी हाँ, विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। दोस्तों लंबाई की इकाई क्या होती है? एक क्वेश्चन यहां से और दो निकल के आते हैं, मैं बताता हूं आपको। लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। और समय की एसआई इकाई क्या होती है? समय। टाइम की एसआई इकाई क्या होती है? सेकंड होती है। और द्रव्यमान, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम। और ताप की एसआई इकाई क्या होती है? केल्विन। 4-5 क्वेश्चन निकल के आए हैं यहां से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? जी हाँ, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? यहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जी हाँ, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दोस्तों एक एग्जांपल के जरिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या होता है। अपने घरों में आपने देखा होगा दरी या कंबल रखे हुए होते हैं। जब भी हम उन दरी या कंबल को किसी डंडे से मारते हैं तो उसमें से कुछ धूल या डस्ट निकल के आता है। जब तक वो कंबल एज इट इज रखा हुआ था तब तक वो विराम अवस्था में, लेकिन जैसे ही हमने उस पर प्रेशर मारा तो उसमें से कुछ निकल के आया, डस्ट निकल के आया। यही न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल और देता हूं। जैसे हम गाड़ी में बैठे होते हैं, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है हम आगे की ओर पीछे की ओर चलने लगते हैं तो हमें झटका लगता है। जी हाँ, हमें झटका लगता है, वो भी न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम ही होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जी हाँ, सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। सी हमारा राइट आंसर है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो सोलर प्लेट होती है, सोलर प्लेट होती है, वो हमारी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आजकल सोलर प्लेट का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। आपने देखा होगा कि लोगों के घरों की छतों के ऊपर प्लेट्स लगी होती है, वही हमारी सोलर प्लेट होती है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, जे थॉमसन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यहां से एक दो क्वेश्चन और निकल के आते हैं। बात हुई है यहाँ इलेक्ट्रॉन की। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। जी हाँ, 9.1 इंटू 10⁻³ kg इसका द्रव्यमान होता है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आवेश होता है, वो होता है नेगेटिव। जी हाँ, और इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है यानी कि कितना आवेश होता है, तो वो मैं भी आपको बताता हूँ। -1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। जी हाँ, -1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम इसका आवेश होता है। दोस्तों याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोटोन की खोज किसने की थी? फोटोन की खोज किसने की थी? जी हाँ, फटाफट आंसर दीजिए। फोटोन की खोज किसने की थी? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। जी हाँ, एल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यहां से एक क्वेश्चन और बना देता हूं मैं आपके लिए। फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है? जी हाँ, फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है। जी हाँ, कभी परीक्षा में पूछा जाए कि फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है, तो फोटोन का द्रव्यमान होता है 0। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गन मेटल किसका धातु होता है? जी हाँ, गन मेटल किसका धातु होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। गन मेटल किसका धातु, मिश्र धातु होता है? जी हाँ, यहाँ पे आप सब आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, जो गन मेटल होता है वो कॉपर, जिंक और टिन तीनों से मिलकर बना होता है। जी हाँ, गन मेटल तीनों से मिलकर बनता है, कॉपर, जिंक और टिन। अगर मैं कॉपर के सिंबल की बात करूं तो सिंबल होता है Cu, और जिंक का होता है Zn और टिन का होता है Sn। और इसे एक दो क्वेश्चन और निकाल के लाता हूं। कॉपर का जो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। कॉपर का होता है 29 और जिंक का होता है वो 30। जी हाँ, जिंक का 30 होता है और टिन का होता है वो 50। और इसके अलावा बात करें अगर गन मेटल में, इसमें तीनों की कितनी कितनी मात्रा होती है, तो
कॉपर में जो होती है उसकी 90%, जिंक की होती है 2% और टिन की होती है 8%, टोटल मिलके गन मेटल मिलता है जो कि 100% होता है। यहां से भी हमारे 7-8 क्वेश्चन निकल के आए हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर डी हमारा था यहाँ राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? जी हाँ, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? किस रंग में होता है? लाल रंग में। जी हाँ, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण को एक वैज्ञानिक नाम भी है फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण का एक रासायनिक नाम भी है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? पौधे सूर्य से एनर्जी लेके अपना भोजन तैयार करते हैं। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना भोजन बनाते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट आंसर था, लाल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी? जी हाँ, पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी? किसने की थी? चार्ल्स डार्विन ने। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों कई जगह खाली डार्विन भी लिखा होता है, लेकिन चार्ल्स डार्विन उनका पूरा नाम था, इसलिए अगर आपको डार्विन भी लगे ना तो आप वहां पे राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जी हाँ, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, इमाइलेज, पटियालिन या उपयुक्त तीनों? जी हाँ, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ वो है उपयुक्त तीनों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ है राइट आंसर। दोस्तों कुछ क्वेश्चन और निकल के आते हैं यहाँ। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यहां तक हमने पढ़ा था तो टाइलिन ही पाया जाता है। जी हाँ, टाइलिन ही पाया जाता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि टाइलिन मनुष्य की लार के में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन होता है। लेकिन दोस्तों अभी एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है, टीचर एग्जाम पेपर बनाने वाले आपको कंफ्यूज करने के लिए तीनों ऑप्शन दे सकते हैं, और टाइलिन को ही एमाइलेज बोलते हैं। जी हाँ, टाइलिन को ही इमाइलेज बोलते हैं और इमाइलेज को ही पटियालिन बोलते हैं, इसलिए ये तीनों ही हमारे राइट आंसर होंगे। अगर ये तीनों वहां पे नहीं दे सकते, इनमें से कोई एक नाम दिया जाए तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये तीनों दे रखे हैं तो ये तीनों ही हमारे राइट आंसर है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया, उपयुक्त तीनों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बात हुई है दांतों की, तो मनुष्य के दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और उसके अलावा जो बात आई है निकल के यहाँ एंथोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, ओरोलॉजी, ये 3 वर्ड और भी हैं इस क्वेश्चन में। अभी मैं आपको इन तीनों वर्ड के बारे में बताता हूँ। जो एंथोलॉजी होता है वो होता है फूलों के अध्ययन को ऑन्थोलॉजी कहा जाता है। जी, जो फूल होते हैं हमारे, उन पे जो थ्योरीज लिखी जाती हैं उसके डिस्कशन को, उसके अध्ययन, उसकी साइंटिफिक खोज को, अध्ययन को एंथोलॉजी बोला जाता है। जी हाँ, एंथोलॉजी हो गया। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी, जो खगोलीय पिंड होते हैं हमारे, उनकी जो खोज होती है उस प्रोसेस को एस्ट्रोनॉमी बोला जाता है। जी हाँ, और उसके बाद है ओरोलॉजी। जी हाँ, ओरोलॉजी का मतलब होता है जो हमारे पर्वत हैं, माउंटेन्स हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है उस प्रोसेस को ओरोलॉजी बोला जाता है। तो यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन निकल के आए हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? जी हाँ, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो है विटामिन ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टेटनस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करती है? जी हाँ, टेटनस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर, तंत्रिका तंत्र।
जी हाँ, तंत्रिका तंत्र, जिसको कि नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु से होती है? जी हाँ, टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु से होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु से होती है? किससे होती है? ऑप्शन नंबर ए साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर ए साल्मोनेला टाइफी यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ एक शब्द आया है जीवाणु। जीवाणु को वायरस भी कहा जाता है। जी हाँ, जीवाणु को वायरस भी कहा जाता है। उसके अलावा एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा शो कर रहा है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस से टीबी की बीमारी का पता चलता है। जी हाँ, इस टेस्ट के लिए इस जीवाणु से टीबी की बीमारी होती है, जो कि हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जीवाणु से हमारे शरीर में जो रोग होता है वो होता है निमोनिया, जो कि फेफड़ों को ही प्रभावित करता है। तो यहां से भी 3-4 क्वेश्चन निकल के आए हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, मोडम। जी हाँ, मोडम के जरिए ही एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है, जो कि लगभग हमारे ऑफिसों में लगे होते हैं। मोडम आपने देखा हुआ, जिसमें बाहर से इंटरनेट की एक वायर आती है और उसके बाद फिर जो अलग अलग जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें चली जाती है। तो वो मोडम का काम होता है एनालॉग सिग्नल, जो कि पीछे से आ रहे हैं वो एनालॉग सिग्नल है, और जो हमारे सिस्टम कंप्यूटर्स में जा रहे हैं वो है डिजिटल सिग्नल। तो इसके लिए मोडम का ही प्रयोग किया जाता है। और कई बार मोडम की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। जी हाँ, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉडल की फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। याद रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जी हाँ, एमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, साइंस का काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। एमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हमारे पास कोई सर्किट है तो हमें उसकी धारा मापनी है तो सिर्फ हम एमीटर के जरिए ही उसकी धारा को माप सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? जी हाँ, बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। मैं बता देता हूं आपको जल्दी से। पिता के गुणसूत्र पर बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। दोस्तों हमारे देश इतनी तरक्की कर चुका है, इतना तरक्की कर रहा है, लेकिन बहुत से लोग में अभी भी इतनी समझ नहीं है कि घर में अगर लड़की पैदा हो जाती है तो उसका सारा ब्लेम उसकी मां पर डाल दिया जाता है। दोस्तों ये गलत है। दोस्तों अगर लड़का पैदा होता है या लड़की पैदा होती है तो डिपेंड करता है वो पिता के गुणसूत्रों पे। आइए मैं आपको समझाता हूं। जो पिता होता है उसके पास जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं, और जो माता होती है उसके पास जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और एक्स की फॉर्म में ही होते हैं। अगर पिता के एक्स गुणसूत्र मिलके माता के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और पिता के वाई गुणसूत्र से माता का एक्स गुणसूत्र मिलता है तो लड़का पैदा होता है। तो यहाँ पे माता की क्या गलती हुई? अगर पिता एक्स देगा तो लड़की होगी, पिता वाई देगा तो लड़का होगा। इसमें माता की क्या गलती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा पिता के गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। और दोस्तों एक अच्छी खबर मैं आप लोगों को बताता हूं कि अभी कुछ दिन पहले भी हमारे घर में ही एक लड़की हुई है और हमारा परिवार बहुत ही खुश है, और इसी खुशी में हमने उस लड़की का नाम भी खुशी रख दिया है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन, और लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मैंने इसके अलावा आपको भी करवा दिए होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? आप लोग वीडियो में कमेंट करके हमें बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, लास्ट में अपना वही मैसेज है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो, आशीर्वाद लो, माताओं बहनों की इज्जत करो, छोटे बच्चों से प्यार करो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।